स्टडी जी के आज के इस वीडियो में हम लेकर आए एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार स्टेट एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में सामाजिक न्याय का शिक्षण क्यों आवश्यक है? समानता एवं न्याय की भावना विकसित करने के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में शांति शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सहिष्णुता और सहयोग विकसित करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में सहिष्णुता का अर्थ क्या है? विभिन्न विचारों का सम्मान करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में सहयोग का महत्व क्या है? सामूहिक समस्या समाधान में। अगला प्रश्न है, इतिहास शिक्षण में कालक्रम का क्या महत्व है? घटनाओं के क्रम को समझने में। अगला प्रश्न है, इतिहास में कारण परिणाम संबंध क्यों पढ़ाया जाता है? ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या के लिए। अगला प्रश्न है, इतिहास शिक्षण में केवल तिथियां याद कराना क्यों उचित नहीं है? इससे अर्थपूर्ण ऐतिहासिक समझ विकसित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, इतिहास शिक्षण में ऐतिहासिक स्रोतों का उपयोग क्यों किया जाता है? परिणाम आधारित समझ के लिए। अगला प्रश्न, इतिहास में सिक्के किस प्रकार के स्रोत हैं? पुरातात्विक स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास में शिलालेखों का अध्ययन किस प्रकार की जानकारी देता है? तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक जानकारी देता है। अगला प्रश्न, इतिहास में स्मारकों का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? अतीत को प्रत्यक्ष रूप से समझने के लिए। अगला प्रश्न है, इतिहास शिक्षण में संग्रहालय का क्या महत्व है? वास्तविक ऐतिहासिक वस्तुओं का अनुभव। अगला प्रश्न है, इतिहास में जीवनी विधि का प्रमुख लाभ क्या है? व्यक्तियों के योगदान को समझना। अगला प्रश्न, इतिहास में तुलनात्मक अध्ययन का उद्देश्य क्या है? विभिन्न घटनाओं या समाजों की समानता और भिन्नता समझना। अगला प्रश्न है, इतिहास शिक्षण में काल्पनिक कहानी की तुलना में क्या अधिक महत्वपूर्ण है? ऐतिहासिक प्रमाण। अगला प्रश्न है, इतिहास में मौखिक इतिहास का क्या महत्व है? समुदायों के अनुभवों को समझना। अगला प्रश्न है, इतिहास में स्थानीय इतिहास पढ़ाने का लाभ क्या है? विद्यार्थी अपने परिवेश को इतिहास से जोड़ पाते हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास शिक्षण में पुरानी तस्वीरों का उपयोग क्यों किया जाता है? अतीत की दृश्य समझने के लिए। अगला प्रश्न है, इतिहास में मानचित्र का उपयोग किस लिए होता है? ऐतिहासिक स्थानों एवं क्षेत्रों को समझने के लिए। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का काल समानता क्या माना जाता है? लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? सुनियोजित नगर व्यवस्था था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में नगरों की सड़कें कैसी थीं? समकोण पर कटती हुई थीं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध स्नानागार क्या कहलाता है? विशाल स्नानागार। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार किस सभ्यता की देन है? हड़प्पा सभ्यता की। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? अत्यंत विकसित और ढकी हुई नालियों वाली थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रात्मक और अभी तक अपठित है, पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख धातु कौन सी थी? कांसा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में किस फसल के प्रमाण मिले हैं? गेहूं और जौ के। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में कपास के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, कांस्य नर्तकी किस तकनीक का उदाहरण है? मोम क्षय विधि का। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध पुजारी जैसी मूर्तियां कहाँ मिली हैं? मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है, लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। अगला प्रश्न है, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? प्राचीन गोदी या बंदरगाह के लिए। अगला प्रश्न है, धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में। अगला प्रश्न है, धौलावीरा किस विशेषता
के लिए प्रसिद्ध है? जल प्रबंधन व्यवस्था के लिए। अगला प्रश्न है कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। अगला प्रश्न कालीबंगा से किसका प्रमाण मिला है? जुते हुए खेत का। अगला प्रश्न है राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। बनवारी किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। अगला प्रश्न हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वीय स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर। अगला प्रश्न आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी प्रमुख स्थल कौन सा है? दैमाबाद। अगला प्रश्न है महिष्मती का संबंध किस नदी से माना जाता है? नर्मदा नदी से। अगला प्रश्न है प्राचीन उज्जैनी किस व्यापारिक मार्ग पर स्थित थी? उत्तरापथ और दक्षिणापथ के संपर्क क्षेत्र में स्थित थी। अगला प्रश्न है बौद्ध ग्रंथों में उज्जैनी का क्या महत्व था? यह एक प्रमुख व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र थी। अगला प्रश्न है मध्य भारत में मौर्य साम्राज्य का प्रभाव किस शासक के समय बढ़ा? अशोक के समय। अगला प्रश्न है अशोक का विदेश से संबंध क्या था? विदिशा से संबंध क्या था? उसकी पत्नी देवी विदिशा की थी। अगला प्रश्न है अशोक की पत्नी देवी किस स्थान से संबंधित थी? विदिशा से। अगला प्रश्न है सांची का महान स्तूप किस शासक से संबंधित है? सम्राट अशोक से। अगला प्रश्न है सांची किस जिले में स्थित है? रायसेनपुर में। अगला प्रश्न है सांची के स्तूप मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है सांची के स्तूपों का निर्माण किस उद्देश्य हुआ है? बौद्ध अवशेषों एवं धर्म से संबंधित स्मृति के लिए। अगला प्रश्न है सांची के प्रसिद्ध तोरण किस काल का कला का उदाहरण है? शुंग सातवाहन कालीन बौद्ध कला का। अगला प्रश्न है सांची का सबसे प्रसिद्ध स्तूप कौन सा है? स्तूप संख्या 1। अगला प्रश्न है सांची के तोरणों पर मुख्यतः किस प्रकार के दृश्य अंकित हैं? जातक कथाएं और बुद्ध के जीवन से जुड़ी प्रतीकात्मकता दृश्य का। अगला प्रश्न है सांची में बुद्ध को प्रारंभिक काल में किस रूप में दिखाया गया है? प्रतीकों के माध्यम से। अगला प्रश्न है सांची का अशोक स्तंभ किस काल से संबंधित है? मौर्य काल से। अगला प्रश्न विदिशा का प्राचीन नाम क्या है? बेसनगर। अगला प्रश्न है विदिशा के पास स्थित हेलियोडोरस स्तंभ किस नाम से प्रसिद्ध है? गरुड़ स्तंभ के नाम से। अगला प्रश्न है हेलियोडोरस स्तंभ किस देवता को समर्पित है? वसुदेव को। अगला प्रश्न है हेलियोडोरस कौन था? यूनानी राजदूत। अगला प्रश्न है हेलियोडोरस किस शासक के दरबार में आया था? भागभद्र के। अगला प्रश्न है हेलियोडोरस स्तंभ किस धार्मिक परंपरा के प्रारंभिक प्रमाणों में है? भागवत वैष्णव परंपरा में। अगला प्रश्न हेलियोडोरस स्तंभ किस स्थान पर स्थित है? बेसनगर विदिशा पर। अगला प्रश्न है मध्य भारत में शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश का अंत किया? मौर्य वंश का। अगला प्रश्न है शुंग वंश की स्थापना लगभग कब हुई थी? 185 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है शुंग काल में विदिशा का क्या महत्व है? यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। अगला प्रश्न है शुंग कला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? सांची और भरहुत क्षेत्र। अगला प्रश्न है भरहुत स्तूप वर्तमान में किस जिले में स्थित है? सतना में। अगला प्रश्न है भरहुत स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है भरहुत की कला किस काल में विशेष रूप से विकसित हुई? शुंग काल में। अगला प्रश्न डचों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? मछलीपट्टनम में। अगला प्रश्न अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर किसने दिया? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत में। अगला प्रश्न है सूरत में अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति किस मुगल शासक के समय मिली? जहांगीर से। अगला प्रश्न है सर टॉमस रो किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? जहांगीर के। अगला प्रश्न सर टॉमस रो भारत कब आया? 1615 ईस्वी में। अगला प्रश्न है
भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 ईस्वी में। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके प्रयास से हुई? कोलबेयर्स के प्रयास से। अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? पंडिचेरी। अगला प्रश्न है, पंडिचेरी की स्थापना किसने की थी? फ्रांसो मार्टिन ने। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष को क्या कहा जाता है? कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 1748 ईस्वी के बीच। अगला प्रश्न है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1749 से 1754 ईस्वी के बीच। अगला प्रश्न है, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1756 से 1763 ईस्वी के बीच। अगला प्रश्न है, कर्नाटक युद्धों में अंततः किसकी विजय हुई? अंग्रेजों की। अगला प्रश्न है, प्लासी युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। अगला प्रश्न, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किसने किया? मीर जाफर ने। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न, प्लासी के युद्ध का मुख्य परिणाम क्या हुआ? बंगाल पर अंग्रेजों का राजनीतिक प्रभाव स्थापित हुआ। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुन्नो ने। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध कौन कौन थे? मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय थे। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध का प्रमुख परिणाम क्या था? अंग्रेजों की बंगाल पर निर्णायक सत्ता स्थापित हुई। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की पहली संधि कब हुई? 1765 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को किसने प्रदान की? शाह आलम द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन किसने शुरू किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन कब शुरू हुआ? 1765 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन किसने स्थापित किया? वारेन हेस्टिंग ने। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग ने। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गंगा नदी बेसिन। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? गोवा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा किस इस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात। अगला प्रश्न, कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। अगला प्रश्न, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय झील कौन सी है? संभर झील। अगला प्रश्न है, संभर झील किस राज्य में है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल का अधिकांश भाग किस राज्य में है? राजस्थान में। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मौसिनराम, असम में। अगला प्रश्न, मौसिनराम किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून सबसे पहले किस राज्य में पहुंचता है? केरल में। अगला प्रश्न है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून समानता कब पहुंचता है? जून के प्रथम सप्ताह में। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी के नाम से। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का रंग किस तत्व के कारण होता है? लौह के कारण। अगला प्रश्न है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? असम। अगला प्रश्न है, भारत में कॉफी उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत में रबड़ का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है,
प्रस्तावना में अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता का स्वरूप कैसा है? एकल नागरिकता। अगला प्रश्न, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की किस संशोधन से हुई? 61वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव कौन कराता है? निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324 में। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? समानता 5 वर्ष। अगला प्रश्न, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? यह अस्थायी सदन है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? लगभग 1/3 सदस्य। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, लोकसभा में धन विधेयक कौन प्रस्तुत कर सकता है? केवल मंत्री। अगला प्रश्न है, धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का। अगला प्रश्न है, धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारत में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सा है? संसद। अगला प्रश्न, संसद के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जनता के प्रति। अगला प्रश्न, लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? जनता का सदन के नाम से। अगला प्रश्न, राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? राज्यों की परिषद के नाम से। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन कराता है? राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचक मंडल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में समस्या समाधान विधि का उद्देश्य क्या है? तार्किक चिंतन विकसित करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में खोज विधि किसे प्रोत्साहित करती है? स्वयं खोजकर सीखने को। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन में आगमन विधि किस दिशा में चलती है? विशेष से समान की ओर। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में निगमन विधि किस दिशा में चलती है? समान से विशेष की ओर। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन में व्याख्या विधि का उपयोग कब अधिक उपयोगी है? जटिल अवधारणाओं को स्पष्ट करने में। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में कहानी विधि किस विषय में विशेष उपयोगी है? इतिहास शिक्षण में। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में भूमिका अभियान का लाभ क्या है? सामाजिक परिस्थितियों को अनुभव करना। अगला प्रश्न है, संसद का अभिनय किस शिक्षण विधि का उदाहरण है? भूमिका अभिनय का। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में वाद विवाद किस कौशल को बढ़ाता है? तर्क एवं अभिव्यक्ति कौशल को। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में अनुकरण विधि का उपयोग किस लिए किया जाता है? वास्तविक परिस्थितियों का अनुभव कराने के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में अवधारणा मानचित्र क्या विकसित करता है? अवधारणात्मक संबंधों की समझ विकसित करता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में मानसिक उदाहरण का उद्देश्य क्या है? अधिक विचार उत्पन्न करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण किस प्रकार का अधिगम देता है? प्रत्यक्ष एवं अनुभवात्मक अधिगम। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में समाचार पत्र का उपयोग क्यों किया जाता है? समसामयिक घटनाओं से जोड़ने के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में समाचार विश्लेषण से क्या विकसित होता है? आलोचनात्मक चिंतन। अगला प्रश्न है, आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ क्या है? सूचना का तर्कपूर्ण विश्लेषण करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में साक्ष्य का क्या महत्व है? निष्कर्ष को प्रमाणित करने में। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में पूर्वग्रह रहित शिक्षण क्यों आवश्यक है? निष्पक्ष दृष्टिकोण विकसित करने के लिए। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन में विविधता को कैसे प्रस्तुत करना चाहिए? सम्मान और समानता के साथ। अगला प्रश्न है,
सामाजिक अध्ययन में लैंगिक समानता क्यों पढ़ाई जाती है? समान अधिकारों की समझ विकसित करने के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में जातिगत भेदभाव पर चर्चा का उद्देश्य क्या है? समानता और सामाजिक न्याय की समझ विकसित करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में धर्मनिरपेक्षता की समझ क्यों आवश्यक है? सभी धर्मों के प्रति सम्मान विकसित करने के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में संविधान का शिक्षण किस मूल्य को बढ़ाता है? लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मूल्यों को। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में मौलिक अधिकार पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? नागरिक अधिकारों की समझ विकसित करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में मौलिक कर्तव्यों का शिक्षण क्यों जरूरी है? जिम्मेदार नागरिकता विकसित करने के लिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में लोकतंत्र की अवधारणा कैसे प्रभावी ढंग से सिखाई जा सकती है? कक्षा में लोकतांत्रिक सहभागिता द्वारा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में चुनाव प्रक्रिया सिखाने की प्रभावी विधि क्या है? कक्षा में मॉक चुनाव। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत समझाने के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी है? स्थानीय पंचायत का अध्ययन करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में स्थानीय शासन पढ़ाने का सर्वोत्तम आधार क्या है? स्थानीय उदाहरण। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में बाल संसद का उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक सहभागिता का अभ्यास करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में नागरिक चेतना का अर्थ क्या है? अधिकारों का कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बनाना। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना। जय हिंद दोस्तों।